हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 का वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा दोस्तों अब टॉपिक आता है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले दोस्तों हम अवतल दर्पण का पढ़ चुके हैं। अब आज हम उत्तल दर्पण का पढ़ रहे हैं। तो उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है और वास्तविक बनता है तथा दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनता है। ये देखिए दोस्तों, फिगर में दिखाया गया है। जो उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखी वस्तु जब हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों सदैव छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा तथा दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा। ये देखिए दोस्तों, ये बन रहा है दूसरी ओर। अब आता है द्विफोकी, कॉन्जुगेट फोकी से हम इंग्लिश में कहते हैं। यदि अवतल दर्पण में किसी बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जिस स्थान पर प्राप्त होता है उसी स्थान पर पुनः वस्तु रखने पर पहले रखे वस्तु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो इस प्रकार फोकस तल को द्विफोकस कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब हम जैसे यहाँ पर जो ए और बी लिखा है, यहाँ पर जब हम प्रतिबिंबता है तो यहाँ पर हमारा वस्तु रखे रहेगा और जब यहाँ पर रख देंगे वस्तु को तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनने लगेगा। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर पहले प्रतिबिंब बनता था और वहाँ पर जब हम वस्तु रख देंगे तो जहाँ पर वस्तु पहले रखा था वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उसी के तल को हम द्विफोकस कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यू होता है दोस्तों, ये दर्पण से वस्तु की दूरी होती है और जो भी जहाँ पर लिखा रहेगा वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी और जहाँ पर एफ लिखे रहेगा स्मॉल वो फोकस दूरी होगी। ये दोस्तों ये उसका दिखा रहा है आवर्धन है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लस माइनस दिख रहा है, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का आवर्धन है। जब ये अवतल दर्पण जो रहेगा इधर के साइड में लेफ्ट साइड में ऋणात्मक रहता है और राइट साइड में धनात्मक रहता है और जो उत्तल दर्पण रहता है वह लेफ्ट साइड में ऋणात्मक रहता है और राइट साइड में धनात्मक रहता है। और दोस्तों इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। पहला है दोस्तों ये किस चीज़ का फिगर था दोस्तों? चिन्ह परिपाटी का ये फिगर था दोस्तों। इसका प्रयोग आगे हम आपको दिखाएंगे। पहला है चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रकाश की आपतित किरण सदैव बाईं ओर से लिया जाता है। दूसरा है समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मानी जाती हैं। तीसरा है ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक दूरी तथा बाईं ओर ऋणात्मक दूरी मानी जाती है, जो कि हमने दोस्तों आपको बताया था। अब फिर चौथा है दोस्तों, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब आता है दर्पण के उपयोग। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग। फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण इसका उपयोग दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है नाई के द्वारा। अब आता है दोस्तों दूसरा, कान, नाक तथा गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण है वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और जैसे कि डॉक्टर को कुछ देखना होता है तो उसमें बड़ा उसको दिखा देता है। और तीसरा है परावर्तन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में किया जाता है। अब आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला इसका उपयोग है वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों साइड मिरर के रूप में क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है दोस्तों वह वस्तु से सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है और जब वह छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो पीछे से जो गाड़ी आ रही होगी वो तो पूरा दिखाई देगा, पूरा साफ साफ दिखाई देगा। और अवतल दर्पण का जो प्रयोग क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो इससे पूरा उसका दिखाई नहीं देगा पूरा पार्ट, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब दर्पण की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों कि ये समतल है कि उत्तल है कि उत्तल है? तो पहला विधि है स्पर्श करके, दूसरा विधि है प्रतिबिंब को देखकर। अब पहला विधि स्पर्श कर देख लें, कैसे हम जान सकते हैं कि यह अवतल है कि उत्तल है कि समतल है दर्पण। इसके लिए एक पटरी लेते हैं दोस्तों, एक पटरी होती है स्केल, या यदि पटरी का यह पैमाना दर्पण के सभी जगह को स्पर्श करता है तो दर्पण समतल होगा और यदि पैमाना दर्पण के दोनों सिरों को स्पर्श करे तब यह अवतल दर्पण होगा। और तथा यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे तथा किनारे पर न छुए तो यह उत्तल दर्पण होगा। हम दिखा दें दोस्तों, ये पीछे
ये दिखाया गया दोस्तों। जब यहाँ पर ये दोनों सिरे पर यहाँ पर छू रहा है और यहाँ पर दोनों सिरे पर नहीं, ये बीच में ही छू रहा है। और प्रतिबिंब देखकर हम देखते हैं दोस्तों कैसे पहचान सकते हैं। यदि किसी दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बने तो वह समतल दर्पण होगा। जब वस्तु के बराबर बनेगा तो वह समतल दर्पण होगा। तथा यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से छोटा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। और यदि प्रतिबिंब वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा व वस्तु से छोटा बने, चाहे जहाँ पर रख दे वह वस्तु सीधा बने वस्तु से छोटा बने, तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब हम पीछे बताए थे दोस्तों यू, बी और एफ में संबंध बात जान लेते हैं दोस्तों। यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, बी होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और स्मॉल एफ होता है फोकस दूरी। अब आता है अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला है दोस्तों। उत्तल और उत्तल दर्पण के लिए 1/u + 1/b = 1/f। गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जो प्रतिबिंब की लंबाई रहती है और वस्तु की लंबाई रहती है, उसी के दोनों के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन स्मॉल m का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई n डैश बटा वस्तु की लंबाई h, सॉरी दोस्तों n नहीं h होगा, h डैश और वस्तु की लंबाई h इक्वल माइनस स्मॉल v अपॉन स्मॉल u। अब आता है दोस्तों एक क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते होंगे दोस्तों दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 दी गई है और फोकस दूरी का फार्मूला होता है f/r/2। तो f दिया गया, f बराबर, f निकालना है हमें, तो f बराबर ये जो ये रेडियस है इसका वक्रता त्रिज्या 40 है, /2 कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा f बराबर, यानी कि फोकस दूरी कितनी होगी, 20 होगी। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की वस्तु से दूरी 20 सेंटीमीटर है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब 1/f = 1/u + 1/b, तो 1/f = 1/-20। अब माइनस के लिए, क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण में हम माइनस लेते हैं क्योंकि इसका आवर्धन माइनस होता है और उत्तल दर्पण में प्लस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 1/f = 1/-20 + 1/-30। अब इसे सॉल्व कर दें दोस्तों तो ये f/-12 आ गया है, -12 आ गया है। अतः दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। ये जो माइनस दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है कि किधर बन रहा है ये वस्तु का प्रतिबिंब, आगे कि पीछे, इसलिए। और जो फोकस दूरी होती है दोस्तों सदैव प्लस में होती है। तीसरा है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी -10 मीटर है और दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -20 मीटर है। अब इसे माइनस हम बता दिए हैं दोस्तों क्यों लेते हैं। अब 1/f = 1/-10 + 1/-20। अब इसे सॉल्व कर दें दोस्तों तो ये आ रहा है f/f = 6 मीटर 66 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब दर्पण की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है दोस्तों, तो दर्पण की फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर और दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो 1/u + 1/b = 1/f, तो 1/20। अब ये b का मान निकालना है, f का मान दिया है, तो ये इसी तरीके से सॉल्व कर लें तो b बराबर 100 सेंटीमीटर आ गया है। अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 100 सेंटीमीटर। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके चाल में परिवर्तन हो जाता है। इस चाल की परिवर्तन होने से अपने मार्ग से यह विचलित हो जाती है। इस प्रकार विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं।